अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप वीडियोस सुन रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होंगी। और असाइनमेंट कल उसकी डेट है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कल वो ज़रूर ड्रॉप कर देनी है, लेकिन अभी तक मुझे आई डोंट सी एनी ऑफ द असाइनमेंट फ्रॉम एनी वन। बट फिर भी कल तक आप मुझे उसे कर सकते हैं। मेरी ईमेल पे कर दें, मेरी ईमेल पे सेंड कर दें असाइनमेंट बनाकर, ठीक है। ताकि मुझे पता, क्योंकि टॉपिक तो नो डाउट बहुत इजी है। ये फ्री एक्सरसाइजेस का भी इजी टॉपिक था और असिस्टेड एक्सरसाइज का जिसको आज भी मैं कंटिन्यू करूँगी वो भी इजी टॉपिक है, ठीक है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके अंदर कोई साइंस वाला टॉपिक नहीं है, जिस तरह ओपन पैक एंड क्लोज पैक वाली पोजीशंस थी जो आप लोगों को मैंने कोई 10 दफ़ा बताई हैं, ठीक है। उस तरह का टॉपिक नहीं है ये। आएंगी इसके अंदर भी वो पोजीशंस आएंगी, ओपन पैक्ड एंड क्लोज पैक्ड, ठीक है। वो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पेपर्स नहीं हुए, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के लिए कि वो पोजीशंस आप लोग कंफ्यूज कर जाते थे, ठीक है। मुकद्दस भी कंफ्यूज करती थी, उसके अंदर जरगुल भी कंफ्यूज करती थी, सब स्टूडेंट्स ही कंफ्यूज करते थे, ठीक है। तो वो दोबारा उसे मैं रिकॉल करवाऊँगी। और अभी असिस्टेड एक्सरसाइज ही का नेक्स्ट ये जो टॉपिक है आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, टेक्निक्स आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। जैसे हमें भी पता है टेक्निक्स के अंदर हम सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन देखेंगे, फिर पैटर्न ऑफ मूवमेंट उसका देखेंगे, फिक्सेशन, ठीक है, सपोर्ट, द एंटागोनिस्टिक मसल्स के जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं वो टाइट हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, सॉरी टाइट हैं कि वीक हैं, ठीक है। वीक टाइट हैं कि रिलैक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी टाइट एंड रिलैक्स। और बाकी ट्रैक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। असिस्टिंग फोर्स, द कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट, रेपिटिशंस के कितनी रेपिटिशन हम लोगों ने पेशेंट को अलाउ करनी है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड what is most important is the cooperation of patient, ठीक है। और अगर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें और पेशेंट ने कहा नहीं करनी मैंने, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये वाली हम चीज़ें देखेंगे। वैसे ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इस लेक्चर से पहले ही सब चीज़ें ही बता दी हैं। अगर इस वक्त मैं फिजिकली प्रेजेंट होती क्लास के अंदर और आप लोग भी होते, तो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके हर बंदे से ये चीज़ें पूछती, ठीक है। क्योंकि ये तो एक सॉर्ट ऑफ रिवाइजिंग प्रीवियस लेक्चर ही हो गया, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन में स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बॉडी स्टेबल नहीं होगी तो पेशेंट की कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, ठीक है। क्या कंसंट्रेशन नहीं होगी, उसे पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज, जैसे हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना, आपके जो आपका डॉक्टर है उसी के ऊपर रिलाई कर रहा होगा, बिल्कुल अपनी एफर्ट को भूल जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा जब उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। ऑन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट, ठीक है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा होगा। अगर बॉडी उसकी स्टेबल होगी, ठीक है, और कॉपरेशन साथ उसके फिजियोथेरेपिस्ट की भी होगी और उसकी भी होगी, तो देन ही ये सक्सेसफुल होगा एक प्रोग्राम को इनिशिएट करना और उससे एंड तक लेकर चलना, ठीक है। So stability of the body is important to ensure that the patient's attention is concentrated on the pattern of the movement and the effort required to perform it, ठीक है। अब स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे जैसे बेड है और बहुत ही नरम सा बेड है, उसके ऊपर आप एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं कि बंदे की ना ही बैक सपोर्टेड है, ठीक है। एक अच्छा सा प्लिंथ होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी सी, ना हार्ड सरफेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस होनी चाहिए, एक अच्छी सी सरफेस होनी चाहिए जहाँ पे आपकी उसकी बैक के कर्व्स जो हैं वो भी अच्छे स्टेबल हों, ठीक है। मैं ये तो आपको एक जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को देख के आप ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और सही तरीके से मतलब जो उसकी पोस्चर क्या है, ये सब चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी में आ जाएंगी। और सेकंड है पैटर्न ऑफ मूवमेंट, दिस कैन बी एक्सप्लेन। अब पैटर्न ऑफ मूवमेंट आप पेशेंट को कैसे बताएंगे,
आप उसकी दूसरी जो साउंड लिम्ब है, यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर से परफॉर्म करके बता सकते हैं कि अब हम आपके साथ वी आर गोइंग टू डू दिस ऑन योर लिम्ब, ठीक है, आइदर इट्स अपर और इट्स लोअर लिम्ब, ठीक है। ये आप इसके अंदर देखेंगे। मैं स्लाइड्स रीड नहीं कर रही क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा में से मेरी यही आदत है, मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे बहुत सिंपली रिटर्न है ये, अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। ओके, फिक्सेशन। अच्छा, अब फिक्सेशन किस चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एल्बो जो जॉइंट है उसके ऊपर वो हमारा रिक्वायर्ड जॉइंट है, हमने उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अब जाहिर बात है जो एल्बो के मसल्स हैं वो शोल्डर से भी आ रहे हैं, वो आपके रिस्ट में भी जा रही हैं, ठीक है। अब एक वही जो मसल्स मल्टी जॉइंट मसल्स होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो मूवमेंट ट्रिकी मूवमेंट आ जाती है, हम उसे एल्बो पे वर्क करना चाह रहे हैं और कभी कभी रिस्ट पे भी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्बो को फ्लेक्स करें तो रिस्ट भी आपकी फ्लेक्स हो रही है ना, होता है ना ऐसे। तो यही इस चीज़ को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि फिक्सेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर इम्प्रूव्स देयर। अब अगर फिक्सेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ प्राइम मूवर, जैसे फॉर एग्जांपल एल्बो, हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एल्बो पे भी है और जो शोल्डर पे भी है, अगर हम उसके प्राइम जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, जैसे कि शोल्डर पे जाहिर बातें आ रहा है, अगर उसे हम फिक्स कर देंगे तो हम इससे क्या कर लेंगे, अवॉइड कर लेंगे ट्रिक मूवमेंट जो मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एल्बो के ऊपर फोकस होगा। अब अगर ये क्लास हो रही होती तो आपको मैं करके बताती किसी स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन आप खुद भी एज्यूम करें, ठीक है, सब अपनी जो बाइसेप्स को मतलब खुद फील करके देखें, ठीक है, कि ऊपर से हमने उसे फिक्स किया है और नीचे एल्बो पे हम फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। When there is tendency for movement to be transferred to neighboring, ये वही बात जो मैंने कही है कि टेंडेंसी होती है ना मसल की, जाहिर बात है मूवमेंट क्रिएट करवा रहे हैं, तो जो जॉइंट नहीं भी रिक्वायर्ड होता कभी कभी वो भी साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, इसको क्यों, और वैसे इस तरह होता क्यों है, जब आपके जाहिर बात है अगर आपका, मैं एल्बो के मसल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, और अब एल्बो के मसल्स मेरे वीक हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो दूसरे जॉइंट है ना वो उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से वीक हैं, चलो जिस तरह आप लोग भी असाइनमेंट्स में करते होंगे अच्छा अब उसने नहीं बनाई तो चलो मैं अपनी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये वाला काम जो है ना ये जॉइंट्स पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जो आपका प्राइम मूवर है, यानी कि प्राइम मूवर जो मूवमेंट इनिशिएट करता है। और अगर मैं बाइसेप्स की बात कर रही हूँ तो हमारा जाहिर बात है शोल्डर को हम शोल्डर वाली जगह से स्टेबलाइज उसे फिक्स करेंगे, ठीक है। जो मूवमेंट इन दीज जॉइंट्स मस्ट बी कंट्रोल्ड और हेल्ड बैक बाय मैनुअल प्रेशर और अदर मीन्स ऑफ फिक्सेशन। आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं या उधर कोई स्प्लिंट लगा सकते हैं या ठीक है मैकेनिकल फिक्सेशन भी कर सकते हैं। क्यों, ताकि मूवमेंट सिर्फ उसी जॉइंट पे पिविटेड हो जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। ये आगे जैसे बताया हुआ है, अब वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये आपके फुट को ये क्या करवा रहा है, प्लंटर फ्लेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है और साथ, ठीक है, वो क्या उसने स्टेबलाइज किया हुआ है ऊपर से। और इसी तरह जिस तरह उसने ये एल्बो की मूवमेंट करवाना चाह रहा है तो उसने शोल्डर को स्टेबलाइज किया, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट। अब सपोर्ट ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि सपोर्ट किस तरह है, मूव पार्ट शुड बी सपोर्टेड। अब सपोर्टेड होगा तो पेशेंट भी आसानी से उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा अब जो मेरे डॉक्टर हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मेरी लिम्फ को पकड़ा हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, तो अब मैं आराम से मतलब इसमें मुझे दर्द नहीं होगा। ये होता है ना कभी कभी हमें, तो यही चीज़ वो भी फील कर रहा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप उसकी ये लोअर लिम्फ को करवा रहे हैं तो ठीक है, आपने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन सपोर्ट आपने किया हुआ है लेकिन आप अभी एफर्ट नहीं लगा रहे जितनी पेशेंट लगा लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिप फ्लेक्शन है, अभी उसने तकरीबन 40 डिग्री आप सपोर्टेड है लेकिन 40 डिग्री तक उसने खुद किया है, अब उससे नहीं हो रहा, देन आप उसे वो आगे करवाएंगे। लेकिन सपोर्ट आपने शुरू से ही रखनी है, लेकिन एफर्ट कब लगवानी है, ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। So this support may be provided by the physiotherapist's hand. Suspension slings, अब ये मतलब एक्सटर्नल उसकी भी बात कर रहा है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट भी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, या फिर सस्पेंशन स्लिंग्स, ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ सस्पेंशन स्लिंग्स, ठीक है। ये एक्सियल सस्पेंशन और ये जो परपेंडिकुलर सस्पेंशन में जो स्लिंग्स लटके होते हैं, ठीक है,
वो इंशाल्लाह मैं इस सेकेंड सेमेस्टर में उसे हम दोबारा अच्छे तरीके से रिकॉल और भी कर लेंगे। सच एज रिडक्शन बोर्ड, सॉरी री एजुकेशन बोर्ड, WNC, ये री एजुकेशन एक बोर्ड होता है, इसी ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है। अभी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसे हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे। अच्छा, द BUoyancy ऑफ वाटर। BUoyancy ऑफ वाटर क्या होती है कि एक जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कश्ती है पानी में, तो उसे क्या है, ज़मीन भी खींच रही है, लेकिन कोई ऐसी फोर्स है जो उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही है ताकि वो कश्ती जो है वो उसके अंदर तैरती रहे समंदर में। तो वो जो ऊपर वाली फोर्स है ना, दिस इज BUoyancy फोर्स, ठीक है। और बॉल बेयरिंग स्केट्स, बॉल बेयरिंग स्केट्स, अब बॉल बेयरिंग स्केट्स किस तरह से होती हैं? ये स्केट्स ऐसी होती हैं, बस आप अपने जहन में ये रखें कि जो स्मूथ सरफेस के ऊपर ना आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये स्केट होती है, स्केट का तो पता होगा ना, ऐसे करके एक बोर्ड सा होता है, उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, 2 पीछे की तरफ और 2 आगे की तरफ। ये स्मूथ उसके अंदर जो है ना मूवमेंट करवा सकती हैं। इसकी वजह से सपोर्ट भी हो रही है और आपकी रेंज ऑफ मोशन भी हो रही होती है, ठीक है। एंड द एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिस्टिक मसल्स, अब एक मसल्स फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप्स की बात करेंगे और क्या है पीछे हमारे ट्राइसेप्स हैं, अगर हमारे ट्राइसेप हमें अलाउ नहीं करेंगे तो हम एल्बो फ्लेक्शन नहीं कभी भी कर सकते, ना ही हम शोल्डर की फ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर वो बात कह रहा है, एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू रिड्यूस टेंशन इन द मसल्स विच आर एंटागोनिस्टिक टू द मूवमेंट, ठीक है। रिड्यूस टेंशन करनी है हमने ट्राइसेप्स के अंदर, ठीक है। उन्हें रिलैक्स करना है सबसे पहले। उन्हें जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे तो दे विल नॉट अलाउ अस टू डू एल्बो फ्लेक्शन और आइदर शोल्डर फ्लेक्शन। सो प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन, यही इसी वजह से कहते हैं कि प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्टेड टू रिड्यूस द टेंशन इन द एंटागोनिस्टिक मसल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद अभी एज्यूम करके देखें, अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आपका जब तक नी फ्लेक्शन नहीं होगा तो आपकी डॉर्सी फ्लेक्शन फुल नहीं होगी, ठीक है। नी फ्लेक्शन अगर आपकी फुल नहीं है तो आपकी डॉर्सी फ्लेक्शन फुल नहीं होगी। अगर आप अपना नी को एक्सटेंड कर लें और डॉर्सी फ्लेक्शन करें तो उस तरह से वो डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पीछे वाले मसल्स भी टाइट हैं, वो टेंस हैं, ठीक है, और आप डॉर्सी फ्लेक्स भी करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा ना। इसी तरह ही अगर आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करें, ठीक है, जब तक आपकी एल्बो, जैसे एल्बो फ्लेक्स है तो आपकी रिस्ट भी अच्छी फ्लेक्स होगी। इसी तरह अगर आपकी एल्बो सही तरीके से फ्लेक्स नहीं है, मतलब आप हर मसल का एंटागोनिस्टिक ये खुद आप लोगों ने करके बताना है, बल्कि इस पे मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। एंटागोनिस्टिक तो पता है ना आपको, जैसे बाइसेप्स का ट्राइसेप्स होगा, बैक के मसल्स हैं तो उनके चेस्ट के मसल्स होंगे ठीक है, हिप के एक्सटेंसर्स हैं तो उस पर हिप के फ्लेक्सर्स होंगे। ये वाले वर्क आप लोगों ने, ये कोई इसे नेट से देखने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ आपने मूवमेंट को कंसीडर करके उनकी पोजीशन बतानी है। जैसे कि ये है कि पोजीशन इन विच द नी इज फ्लेक्स्ड इज सूटेबल फॉर असिस्टेड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, ठीक है। अब ये मैंने एंटागोनिस्टिक मसल ग्रुप बहुत अच्छी मुझे ये पिक्चर मिली है और मैंने इसमें डाली है कि बाइसेप्स का ट्राइसेप्स है, बैक के चेस्ट हैं, जो आपके एब्स हैं वो आपके उसके मसल्स लोअर बैक हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स के हैमस्ट्रिंग हैं और टिबियालिस इंटीरियर क्या है, जो आपकी लोअर लेग है, ये जो आपकी टिबिया के आगे मसल्स लगे होते हैं, मसल लगा हुआ है टिबियालिस इंटीरियर, ठीक है, ये प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहा है और अ बिट ऑफ आपकी इन्वर्जन भी करवाता है, ठीक है, और काफ मसल्स हैं उसके एंटागोनिस्टिक, ठीक है। अब ये देखें, अब ये दूसरी में भी क्या है कि बॉडी स्टेबल में है, पेशेंट प्रोन लाइन के अंदर है, ठीक है। नी फ्लेक्शन है तो वो अलाउ कर रहा है कि आप प्राइम मूवर को अलाउ कर रहा है। नी फ्लेक्शन यहाँ पे पीछे आपके काफ के मसल्स आ रहे हैं, ठीक है, और आगे जो आपके ये जो टिबियालिस इंटीरियर और जो भी आपके डॉर्सी फ्लेक्शन मसल करवा रहे हैं वो वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये रिलैक्स नहीं है तो वो आगे भी काम नहीं करने देगा, तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड ट्रैक्शन, अच्छा अब ट्रैक्शन क्या है, कभी भी जिस तरह हम कुछ जैसे इसे हम पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी स्ट्रेचिंग ऑफ द वीक मसल्स प्रोवाइड्स पावरफुल स्टिमुलस टू कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अब वीक मसल्स हैं, जैसे हम एल्बो की या अपने अपर लिम्ब के मसल्स को फोकस करते हैं, तो जब तक हम वीक मसल्स को मतलब अगर उनमें हल्का सा स्ट्रेच करवा देंगे ना तो क्या होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। इस वाले जो
प्रोसेस है, इसे आप मायोटेटिक रिफ्लेक्स कहती हैं। मायोटेटिक रिफ्लेक्स क्या होता है? इट इज़ अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेचिंग विद इन द मसल। आप जैसे अपनी आपका कोई जैसे मैं मुकद्दस है या हिना है, मैंने हिना की अभी जो एल्बो है उसे बिल्कुल एक्सटेंड किया एल्बो, ठीक है। अब मैंने उसे स्ट्रेच करवाया है, ठीक है, और अभी उसके बाद क्या होगा, उसकी ज़्यादा एबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी कि वो एल्बो की फ्लेक्शन कर सके। दिस इज़ मायोटेटिक रिफ्लेक्स एक्चुअली। सो मायोटेटिक रिफ्लेक्स जो है इट हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। ये जो ट्रैक्शन हम दे रहे हैं, जो हम ये स्ट्रेच कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जो ट्रैक्शन है ना बेसिकली वो स्ट्रेचिंग को कहा गया है, बट अगर हम जब हम इसको आगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रैक्शन एक बहुत अलग प्रोसीजर है, ठीक है। जॉइंट की ट्रैक्शन अलग होती है, मसल की अलग होती है, और स्ट्रेचिंग एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है बेसिकली उसकी बात हो रही है। आई होप इधर तक आपको समझ आ गया होगा। एंड देन द असिस्टिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स यूज्ड इन असिस्टिंग द एक्शन ऑफ मसल मस्ट बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बाय द पेशेंट्स हैंड। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, अब आपका क्या है कि बाइसेप्स है वो करवाता है एल्बो और शोल्डर की फ्लेक्शन है, और आप उसका उल्टी ही डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे हो तो कुछ फ्रूटफुल तो मूवमेंट नहीं होगी ना। तो असिस्टिंग फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। इन जनरल मोस्ट असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनिशियल इनर्शिया at the beginning of movement and at the end to complete the range। ये वाली जो बात है कि in general most assistance is required to overcome the initial inertia, ठीक है। अब शुरू में तो मूवमेंट हो रही है, फोर्स लग रही है, मास भी है, और जाहिर बात है ये एक्सीलरेशन ही हो रही है ना। शुरू में आपकी जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड इसके लिए होती है कि मतलब उसे हमने स्टार्ट करवा रहे हैं और उसके बाद क्या है उसे एंड रेंज तक उसकी कंप्लीट करवा रहे हैं। असिस्टिंग फोर्स बेसिकली इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों जगहों पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद है द करेक्टर ऑफ द मूवमेंट। स्मूथ मूवमेंट इज करेक्टर ऑफ एफिशिएंट वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। स्मूथली परफॉर्म मूवमेंट एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे अच्छे मसल्स होंगे उनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छी होगी, तो जाहिर बात है ज़्यादा ही मूवमेंट स्मूथ होगी। स्पीड ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द मसल्स। अब मसल वीक है तो जाहिर बात है स्पीड ऑफ मूवमेंट भी कम होगी और उसकी स्मूथनेस भी कम होगी, ज़्यादा असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। तो ये देखें बिल्कुल जस्ट जिनका पीछे वाला बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर है उन्हें ये लेक्चर बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इसके ऊपर कोई एनफ एनर्जी उनकी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपली रिटर्न है। ईच मसल हैज़ ओन ऑप्टिमम रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स सरफेस एंड द लोड। अच्छा, हर मसल की कॉन्ट्रैक्शन वो जाहिर बात है अलहदा होती है ना, ये उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है। ये जितने मैंने आपको बताए, ये लेक्चर एक अलहदा किया था, एनाटमी का मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने पिनेट, ठीक है, और वो स्ट्राइएटेड मसल्स, ये सब चीज़ें बताई थी। इनके ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर इसकी मूवमेंट डिपेंड कर रही है? लोड। अगर देखें मसल्स के ऊपर लोड ज़्यादा है, ठीक है, कोई वेट उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, फिर मूवमेंट भी उसके लिहाज से उसकी डिपेंडेंट होगी, ठीक है। इससे चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन, इस वजह से मतलब इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपली हर जो लाइन है ना वो रिटर्न है इसके अंदर। अच्छा, फ्यूजिफॉर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड मल्टीपिनेट वंस टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। और वेरी वीक मसल्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें कुछ मसल्स वीक हैं और आप वो ज़्यादा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना। जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो ही ज़्यादा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक लास्ट करेगी। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं और जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक है, वो क्या होगी, वो कम, मतलब वो स्ट्रॉन्ग मसल से कम होगी उनकी, ठीक है। अच्छा, अब 9 रेपिटेशंस। अब रेपिटेशन के नंबर ऑफ टाइम कि कितनी ये आप रेपिटेशन अपने पेशेंट को बतानी है, ये मैं पहले भी बता दिया था। ये डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसकी फटीग, मतलब उसके अगर फटीग उससे ज़्यादा हो रही है तो फिर आप उसे नंबर ऑफ टाइम उसके लिहाज से बताएंगे, ठीक है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है। रेपिटेशन ऑफ द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन विच हैज कॉज द वीकनेस मस्ट बी नोन एंड अंडरस्टूड, ठीक है। किस कंडीशन की वजह से उसके मसल्स का ये इस वाली कंडीशन में पहुंचे हैं, ठीक है। स्ट्रोक है, लेदर कंडीशन है, ठीक है, शोल्डर की कोई वीकनेस है, ठीक है, कोई रोटेटर कफ का मसला है, ठीक है, रोटेटर कफ का मसला है, कोई
या कोई टेंडनाइटिस है, ये चीज़ें, ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ये मैंने आपको वैसे बताए भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, रोटेटर कफ के बारे में भी बताया था, लेकिन हम आगे इन्हें पढ़ेंगे जब आपके सेमेस्टर में ये वाली चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब कंडीशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कंडीशन ही नहीं पता होगी तो हम प्लान तो नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, ये वाली बात कह रहे हैं। कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट, वही बात कि अब जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, लेकिन जब तक पेशेंट आपकी साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप वो मूवमेंट नहीं आपकी फ्लरिश हो सकती। सो कंसंट्रेटेड एफर्ट इज नीडेड टू इंकरेज द मसल टू डू ऑल दे कैन टू हेल्प द मूवमेंट। पेशेंट शुड बी इंकरेज टू एक्सर्ट मैक्सिमम एफर्ट। एक बड़ी अच्छी पिक्चर मैंने पिछले लेक्चर में डाली थी, जिसमें वो एक बच्चे को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसका फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, वो लेग वाली। द एबिलिटी टू सी द रिजल्ट एंड टू फील व्हाट इज हैपनिंग इज अ ग्रेट हेल्प। अच्छा, अब देखें जब आप ये इतनी प्रोग्राम आपने उनका डिज़ाइन किया है, आप उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, अब अगर उसका रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा, पेशेंट को और ज़्यादा इंकरेजमेंट होगी, नहीं मैंने इम्प्रूव किया है तो मैं और भी ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट आना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। द एबिलिटी टू सी द रिजल्ट्स एंड टू फील व्हाट इज हैपनिंग इज द ग्रेट हेल्प टू पेशेंट सो ही कैन बी इनकरेज टू palpate his muscles as they contract। ठीक है, सॉरी। अब देखें एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज में आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेहतरी आ रही है। अभी उसकी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन हो सकता है अब आगे उसकी असिस्टेंस की ज़रूरत ना हो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मसल्स जब खुद अपनी ओन एफर्ट लगाएंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा वो पेशेंट खुद भी पेल्पेट करेगा। नहीं, जैसे अभी हम कभी कभी मूव नहीं भी कर रहे होते और आइसोमेट्रिक, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि नी के नीचे अगर रोलर हम रखें, ठीक है, और अपने नी को नीचे प्रेस करें, तो अभी हमारा ये आइसोमेट्रिक वर्क हो रहा है क्वाड्रिसेप का। लेकिन क्या होता है, हम एक कॉन्ट्रैक्शन को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्शन फिर पेशेंट भी फील करें कि पेल्पेट कर सकें कि नहीं हमारे मसल का बल्क हो रहा है और ये बेहतर हो रहे हैं। और ये ऐसे सपोर्ट वाली पिक्चर है। अच्छा, इफेक्ट एंड यूजेस, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि व्हेन अ पेशेंट हैज़ वीक मसल एंड इज अनएबल टू मूव अ जॉइंट थ्रू द डिजायर्ड रेंज, तो यूजली अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम उसे असिस्टेंस देंगे तो ये उसके लिए अच्छा हो जाएगा, वीक मसल्स को हम मूव करवा सकते हैं। और मेंटेन फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी एंड कंट्रेक्टिलिटी ऑफ द मसल्स। ठीक है, अब बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें उसकी लॉस्ट हो जाएंगी। फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी जो मसल्स की है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इलास्टिसिटी ख़त्म होगी तो जाहिर बात है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी। इफ़ अ सेगमेंट इमोबिलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ यूज्ड ऑन द रीजन्स अबव एंड बिलो द इमोबिलाइज्ड सेगमेंट टू मेंटेन द एरियाज इन ए नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, आप देखें कुछ ऐसा है कि जैसे हमने इमोबिलाइज किया हुआ है, जो कि इफ़ अ सेगमेंट इमोबिलाइज्ड। अच्छा, अब देखें कुछ मसल कुछ ऐसा है कि अभी आप कोई भी एक्सरसाइज उस पेशेंट को नहीं करवा सकते, और क्या है वो इमोबिलाइज्ड आपने उसके कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन फिर भी क्या है आप उसे असिस्टेंस के साथ एक्सरसाइज करवा दें ताकि उसके अंदर उस एटलीस्ट बिल्कुल ही वो काम से तो ना चले जाए ना वो मसल्स, उनकी ये जो कंडीशन है एटलीस्ट वो बरकरार रहे, जितनी है उतनी रहे, उससे कम ना हो। ठीक है, प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक, यही कि अब जाहिर बात है मसल्स बेहतर होंगे तो सिग्नल ब्रेन पे जाएगा, देन ब्रेन से दोबारा वापस आएगा, सेंसरी फीडबैक इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक्टिव असिस्टेड, ये AAROM का मतलब है एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन इज यूज टू प्रोवाइड एनफ असिस्टेंस टू द मसल्स इन ए केयरफुली कंट्रोल्ड मैनर सो द मसल्स कैन फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम लेवल एंड स्ट्रेंथन्ड। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट इन हिज एबिलिटी, और कॉन्फिडेंस पेशेंट का आ जाएगा कि मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और वो भी क्या करेगा, वो भी कोऑपरेट करने लग जाएगा अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। और बोन इंटीग्रिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो ही हम बोन मूवमेंट से क्या हो जाता है, हमारे बोन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसमें कैल्शियम का लेवल अच्छा होता है। ठीक है, ब्लड से कैल्शियम आपकी बोन के अंदर जाता है। एंड व्हेन मूवमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड इन स्पाइट ऑफ पेन इन जॉइंट्स, दिस एक्सरसाइजेज आर वेरी यूजफुल, दैट इज इन रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, जैसे रूमेटाइड बहुत इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, उसके अंदर फिर बिल्कुल एडिशंस बन जाती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में, तो ना पेशेंट की एट लास्ट जब बिल्कुल एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा फैलती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। पहले तो आपके बिल्कुल स्मॉल जॉइंट्स में से आती है, और स्मॉल जॉइंट्स जैसे आपके रिस्ट में आएगी, ठीक है, फिंगर्स में आएगी, और ये नहीं है कि एक हाथ की रिस्ट में और दूसरे हाथ की रिस्ट में नहीं है, नो, ऐसे नहीं होता। रूमेटाइड आर्थराइटिस बाइलेटरल होती है, हमेशा आपकी दोनों लिम्स को इन्वॉल्व करती है, और हमेशा ये बाइलेटरल होती है, सिमेट्रिकल होती है। और क्या होता है कि
सिमेट्रिकल होती है और दोनों आपके लिम्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और जब इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका दूसरे जॉइंट्स में भी इसका जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो ठीक है, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में असिस्टेंस की ज़रूरत होती है पेशेंट को, तो आप उसने वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जितना कंडीशन ख़राब जॉइंट्स और मसल्स की हो गई है तो वो बेहतर अगर नहीं भी हो रही तो एटलीस्ट उतनी मेंटेन रहे। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस: एक्यूट ईयर्स एंड फ्रैक्चर, ग्रेटर स्वेलिंग, फीवर एंड रेडनेस, इमीडिएटली फॉलोड बाय मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इफ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज इंड्यूस्ड पेन ड्यूरिंग मूवमेंट। ये प्रीवियस स्लाइड की ही लेक्चर की ही स्लाइड है, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड थैंक यू। और कल तक मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें, और मुझे पता है कि जो बहुत डिले करती हैं, ठीक है। और इस दफ़ा मैंने वाकई में आप उसी दिन नंबर लगाने, उससे अगले दिन नंबर नहीं लगेंगे। कल की डेट है, अगर आप कल में सबमिट जो मुझे करवाएंगे मैं उन्हीं के नंबर लगाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया ना, इस सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कोऑपरेट करना है आप लोगों ने। ओके, थैंक यू।